हेलो एवरीवन, मैं जे.एन. पांडे आप लोगों के लिए जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस के हिसाब से एक सब्जेक्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं लेक्चर वाइज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। इसका लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, सीखेंगे। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ आरसीसी, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील विथ कंक्रीट। सेकेंड, सीमेंट कंक्रीट ग्रेड्स। और थर्ड, यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस 0.2% एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आप हम लोगों के साथ आइए और हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ आरसीसी। सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरसीसी कैसे बनता है और किस वजह से है। तो आरसीसी में आपके जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट एक तरह का जिसमें सीमेंट आपका है, फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है, और इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं वाटर। वाटर की जो मात्रा है हम एक वाटर सीमेंट रेशियो से निर्धारित करके करते हैं, जो सीमेंट की मात्रा के हिसाब से निश्चित किया जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट जैसा हम सभी जानते हैं ये बहुतायत में इस समय यूज हो रहा है, लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमें रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को लेना पड़ा। तो सीमेंट कंक्रीट क्या है? सीमेंट दैट इज बाइंडिंग मटेरियल है आपका। इस बाइंडिंग मटेरियल आप कहते हैं इसको, ये जोड़ने का काम करेगा। और ये फाइन एग्रीगेट, जिसको महीन मिलावा भी बोलेंगे हम लोग, और कोर्स एग्रीगेट मोटा मिलावा। तो फाइन, ये बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप की है, लेकिन हम जो फील्ड में जरूरत के हिसाब से, स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप की सीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिक में हम लोग ओपीसी या पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं, जो बाद में सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करेगा। और फाइन एग्रीगेट महीन मिलावा, और सीमेंट एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि हमारी सैंड से जो 4.75 mm क्यूब से मैक्सिमम पास कर जाए, मैक्सिमम पास हो जाए, तो ये 90 to 100% हो सकता है, तो या आप समझिए 95 to 100% हो सकता है। ये डिफरेंट सीव से हम लोग इस सीव 4.75 सीव से पास करा रहे हैं। तो इसमें क्या करेगा कि ये 90, 100 या 95 to 100 मैक्सिमम जो पास हो जाएगा वो आपका महीन मिलावे के रूप में जाना जाएगा। जनरली इसकी साइज को अगर हम लोग कह सकते हैं तो ये 4.75 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इससे कम आएगा जनरली 0.002 mm to 0.006 mm तक को हम लोग सिल्ट के रूप में सॉइल मैकेनिक्स में क्लियर करेंगे। और लेस देन 0.002 mm अगर आएगा तो उसको हम लोग क्ले के रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विच इज पासिंग थ्रू द 4.75 mm इज ट्रीटेड एज फाइन एग्रीगेट। तो इसमें क्लियर है कि ये मैक्सिमम जो है। और ये सोर्स हमारा क्या है? सोर्स हमारा रिवर बेड्स हैं, रिवर फ्लो करती हैं तो रॉक के थ्रू करती हैं, और उससे नेचुरल रूप में कण छोटे छोटे होते जाते हैं, और फिर जब ये ड्राई आती है तो वो कहीं सैंड स्टेबल हो जाती है, तो उसको हम लोग खदान के माध्यम से सोर्स से ले आते हैं। इसी तरह से कोर्स एग्रीगेट के लिए रॉक्स हैं, नेचुरल रॉक्स वगैरह हैं, या ग्लेशियर के नीचे जो जम जाते हैं, या विघटन होता है, या सेडिमेंटेशन होता है, उसके माध्यम से हम लोग कोर्स जनरली क्वेरिंग के माध्यम से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। ये 4.75 mm में मैक्सिमम जो है पासिंग है, 4.7 से मैक्सिमम रिटेन्ड है,
बोथ पासिंग था, ये रिटेन है। मैक्सिमम रिटेन जो होगा 4.75 mm या उससे ऊपर की जो साइज है वो हम लोग कोर सेग्रीगेट में डिफाइन करते हैं। कोर सेग्रीगेट के बारे में अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये जनरली मैक्सिमम साइज के भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सीमेंट कंक्रीट के लिए जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं वो 20 mm ज्यादा और 10 mm अगर बहुत ज्यादा कंजंक्शन है, स्टील वगैरह रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा लगा हुआ है और वहां पर आपका वाइब्रेटर वगैरह भी नहीं जा सकता है, तो वहां पर हम सीमेंट कंक्रीट या की ड्यूरेबिलिटी को काफी बढ़ा देते हैं और इनमें जो है जो कोर सेग्रीगेट 10 mm तक का यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कोर सेग्रीगेट का कितना मैक्सिमम साइज वगैरह हम या यूज कर सकते हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। थोड़ा से हम इसमें ये बताना चाहते हैं इसी कंसेप्ट में कि सीमेंट कंक्रीट ये मिलावा है सीमेंट का और फाइन और कोर्स ग्रेड के कॉम्बिनेशन का। सीमेंट प्लस इज टू फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ये दोनों के मिलावा है। इन दोनों मिलावा को इसको कह सकते हैं, ये आपका इनर्ट मटेरियल है, इनर्ट मटेरियल है और ये हमारा बाइंडिंग है। सपोज करिए इनर्ट मटेरियल से क्या है कि 75 से 80% तक बॉडी जो बनती है, जो श्रिंकेज का ये आपका रेसिस्ट करेगा और डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो इनके द्वारा हम लोग करते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो दिस इज मेकिंग ए जस्ट लाइक ये सीमेंट कंक्रीट की बॉडी का निर्माण करती है जो 75 से 80% तक हो सकती है। तो इस तरह से इसमें वाटर सीमेंट रेशियो एक निश्चित अनुपात लगा करके हम इसके सीमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीमेंट कंक्रीट तैयार कर लेते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स ले सकता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग है, कंप्रेशन ले सकता है लेकिन टेंशन नहीं ले सकता, नो टेंशन। या आप कह सकते हैं कि टेंशन जो है कंप्रेशन का लगभग 10% ऑफ कंप्रेशन ये टेंशन के रूप में वहन कर सकता है। तो इस तरह से ये और भी प्रॉपर्टीज में जैसे है कि इसको किसी फॉर्म में, किसी शेप एंड साइज में हम इसको कास्ट कर सकते हैं। कंप्रेशन की जो स्ट्रेंथ है वो किसी लिमिट तक जा सकते हैं और इसमें और चीजों का परिवर्तन करके किसी तरह की हम सीमेंट कंक्रीट, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट को हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से सीमेंट कंक्रीट का पॉजिटिव ये है कि ये संपीड़न में हमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ दे रही है, लेकिन टेंशन में ये वीक है, नो टेंशन है। तो इस चीज को हमें ओवरकम करने के लिए रिसर्च के माध्यम से ये हमें ज्ञात हुआ कि स्टील जो है वो सुटेबल है, क्योंकि ये स्टील में जो प्रॉपर्टीज है वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाने में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसका एलोंगेशन या कंट्रैक्शन स्टील का और कंक्रीट का, या थर्मल एक्सपेंशन जो करीब 11.5 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड है, वो उसी तरह कंक्रीट के जो हमारे वर्चूज हैं वो भी उसके लगभग हैं। इसलिए देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। दूसरा, कंक्रीट स्टील में एक परफेक्ट बॉन्ड बनता है जिससे ग्रिप अच्छी मजबूत होती है, एज ए वन मेंबर की तरह से, दैट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के रूप में। ये जब हम स्टील का यूज करेंगे तो ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो जाएगी और इसका हम लोग किसी स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम, स्लैब या कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव या उनका कॉम्बिनेशन आता है, टॉर्सन आता है, या किसी तरह की चीजें जो कि स्ट्रक्चर्स में संभावित है, उसको ये वहन करने में समर्थवान है। इसलिए नाउ द सीमेंट कंक्रीट का यूज हम लोग आरसीसी के रूप में, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में यूज कर रहे हैं। दूसरा, स्टील की जो सुटेबिलिटी है, स्टील का जो हम यूज कर रहे हैं वो टेंशन में जितना आपका काम कर सकती है उतना कंप्रेशन में भी ले सकती है। स्टील की सुटेबिलिटी इस तरह से है
कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी काफी अच्छी है। और ये सुटेबिलिटी में स्टील की सुटेबिलिटी से ये समझ सकते हैं कि इट कैन टेक टेंशन एंड कंप्रेशन इक्वली। ये अभी हम लोग देखेंगे इनकी ग्रेड का या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इट कैन टेक टेंशन एंड कंप्रेशन इक्वली, ले सकता है। दूसरा इसका जो ES है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है, इतना है। और थर्ड, मॉडर्न रेशियो के माध्यम से जो ES/EC है वो काफी बड़ा फैक्टर देता है, जैसे 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, समथिंग हो सकता है। तो इसकी वजह से, मॉडर्न रेशियो की वजह से, अगर हम कंक्रीट को या स्टील में परिवर्तित करें या स्टील को कंक्रीट में परिवर्तित करें, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस कंक्रीट जहां ज्यादा हमको एरिया कंक्रीट की लग रही है वहां पर स्टील की मात्रा को हम लोग थोड़ा सा स्टील को यूज करके वहां पर जो मैक्स ज्यादा कंक्रीट लग रही है वो 13 टाइम्स करीब 13 टाइम्स 18 टाइम्स तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सेक्शन हमारा इकोनॉमिकल हो सकता है। तो स्टील का यूज करने से यू कैन गेट ये इकोनॉमिकल सेक्शन आपको गेट कर सकता है, क्योंकि हम कन्वर्जन करेंगे स्टील को जब कंक्रीट में बदलेंगे या कंक्रीट इक्विवेलेंट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मॉडर्न रेशियो के माध्यम से हम लोग इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, तो उससे ये इसमें परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन एक आदर्श कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, एक आइडियल जो कंपैटिबिलिटी बनाती है, और इसको लॉन्ग रन अप पे हम लोग यूज करने में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग स्टील का कॉम्बिनेशन कंक्रीट के साथ करके और अच्छी स्ट्रेंथ की डिफरेंट टाइप की ग्रेड की कंक्रीट का निर्माण कर सकते हैं। तो सीमेंट के कंक्रीट के जो जनरली ग्रेड्स हैं उनको पढ़ने के पहले हम लोग एक थोड़ा सा नजर डालेंगे कोड का। ये कोड है IS 456/2000। ये कोड हमारा 4th रिवीजन है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन एंड सीमेंट कोड फॉर प्लेन एंड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ये प्लेन एंड सीमेंट प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 इसका नाम है। और ये क्या है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अडॉप्ट किया है। ये एक संवैधानिक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ये अधिकृत करती है कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो या किसी का कोडिफिकेशन हो, स्टैंडर्ड्स हो, उसको मानक को तय करती है। तो 11,000 से 12,000 के आसपास इन्होंने कोड्स का निर्माण किया है, जो गाइडलाइंस हम लोग अपने इंडिया में स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए या किसी परीक्षण करने के लिए या आपकी सिविल इंजीनियरिंग या किसी और भी इंजीनियरिंग में हम लोग बहुतायत में यूज कर सकते हैं। तो ये 4th रिवीजन है आपका। तो इसका जो इंसेप्शन हुआ था वो 1953 में हुआ था। तो ये पहला पब्लिकेशन जो आया था IS 456 का वो था आपका 1953। इसके बाद 1957 में पहला रिवीजन हुआ, फिर 1964 में दूसरा रिवीजन हुआ, 1978 में तीसरा, और 2000 में हमारा चौथा रिवीजन हुआ। तो ये जो पहला वाला पब्लिकेशन हुआ था उसमें प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ये डिजाइन ये बनाया गया था। लेकिन 64 में इसको थोड़ा रिवाइज करने के बाद इसको जनरल मतलब पहले जनरल बिल्डिंग था, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए इसमें जनरल वर्ड को हटा दिया गया है। फॉर जनरल बिल्डिंग वर्क की बजाय ये सामान्य रूप से किसी भी स्ट्रक्चर के यूज करने के लिए हो गया। ये 78 में लिमिट स्टेट मेथड का अप्रोच जो है
इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। लिमिट स्टेट मेथड को अडॉप्ट कर लिया, अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया। तो यहां से लिमिट स्टेट 78 से अडॉप्ट किया और आगे चल के ये 2000 में हमारा 4th एडिशन हमारे पास है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये देखने में आपको इस तरह से लगेगा, इस तरह से सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट रीच संहिता, चौथा परीक्षण, इंग्लिश में है इंडियन स्टैंडर्ड प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस 4th एडिशन। तो ये इस तरह से इसकी जर्नी हम लोग समझ सकते हैं और ये हमारे लिए टोटली एडवाइजेबल है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए। ये साइट पे जाकर के, BIS की साइट पे जाकर के इसको आप डाउनलोड कर लें और इसका ईच एंड एवरी पेज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम ग्रेजुअली आप 6 के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सब के पहले हम लोग सीमेंट कंक्रीट के ग्रेड में जाएंगे। सीमेंट कंक्रीट के ग्रेड में जाएंगे हम लोग, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सीमेंट कंक्रीट के का नामकरण, नाम मीन्स नॉमेनकल्चर, इसका नाम कैसे दिया जाए। जैसे हम लोग अगर मान लो स्टील यूज कर रहे हैं तो स्टील का भी एक ग्रेडिंग आएगी। इसी तरह से सीमेंट यूज कर रहे हैं तो सीमेंट कंक्रीट, 2 मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एक तो सीमेंट कंक्रीट यूज कर सकते हैं या सिंपली हम लोग कंक्रीट बोलेंगे, सीमेंट अंडरस्टूड है, और दूसरा हम लोग यूज कर रहे हैं स्टील। तो स्टील और कंक्रीट ये दोनों मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो इनका नॉमेनकल्चर, एक नाम दिया जाए जिससे हम प्रैक्टिस में उसको इस्तेमाल करेंगे या बता सकें कि ये चीज है, जनरलाइज करके। तो यहां पर हमारा ग्रेड, सीमेंट का ग्रेड आएगा। इसी तरह स्टील का भी हमारे पास ग्रेडिंग हो जाएगी। यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टील का ग्रेड जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5, 7.5, M10, M15, M20, M25, ठीक है, M30, M35, 5-5 के क्रम में ये परिवर्तित हो जा रहे हैं। 40, 45, M50 और M55 तक हम लोग गए। तो यहां पर आप देखोगे M5 का रेशियो 1:5:10, इसका रेशियो 1:4:8, थोड़ा घटते क्रम में 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3 एंड 1:1:2। तो यहां पर आप देखो इस तरह का मिलावा है। जहां पर जैसे M5 कर रहे हैं तो M का मतलब हुआ मिक्स और 5 का मतलब हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नंबर जो है 5 नंबर क्या डिनोट करता है, उस ग्रेड की कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य या कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे समझें, क्या चीज होती है। तो किसी भी कंक्रीट की ग्रेड की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके अगर 100 सैंपल हम बनाएं, आप 100 सैंपल बनाओ तो उसमें 90% पास हो जाए और ओनली 5% आपका फेल हो सकता है प्रोबेबिलिटी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें यहां पर कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए क्या है। यहां लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए particular grade of concrete is that strength in which test results are expected to not
fall below 5%। मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ग्रेड की, जैसे आप M5 मान लें, तो एक 5-10 का मिलावा हो गया। ये 5-10 के मिलावा का अगर हम यहां पर यह भी समझ लें कि 1 क्या है, 1 इज सीमेंट है, तो सीमेंट 1 का मतलब हुआ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो 1 बैग में कितना वे करेगा, वे करेगा आपका 50 kg। वैल्यूमेट्रिक माप कितनी होगी, 0.035 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, यहां जो एक लिखा हुआ है 1 लिखा है, वो 0.035 m³ को वैल्यूमेट्रिक रूप में प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जो फर्मा हम बनाएंगे, वो फर्मे की जो साइज है हम लोग बना रहे हैं, वो होगा आपका 40 सेंटीमीटर बाई 35 बाई 25। तो ये जैसे आप फर्मा बनाए हुए हैं, दिस इज फर्मा 40-35, ये इनर आंतरिक साइज है, सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है। तो इससे जो वॉल्यूमेट्रिक कंटेंट आ रहा है वो 0.035 मीटर क्यूब के बराबर है। तो इस फर्मे से 5 टाइम्स अगर आप फाइन एग्रीगेट ले लें और 10 टाइम्स आप कोर्स एग्रीगेट लें, और इसके बाद जो ये मिलावा बनेगा वो M5 का ग्रेड का मिलावा मिलेगा। अब इसकी अभिलाक्षणी सारमत की बात करें, तो इसके अगर क्यूब बनाए जाएं, इस तरह के कंपोजिशन के मिलावे के वाटर सीमेंट रेशियो के साथ क्यूब बनाए जाएं, 15 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर के आपके क्यूब बनाए, तो ये क्यूब जो है 15-15 सेंटीमीटर के जो हमने क्यूब बनाया है, 15 सेंटीमीटर क्यूब, इस क्यूब की 28 डेज तक आप क्यूरिंग करो, 28 डेज क्यूरिंग करो। अगर मान लो 100 सैंपल आप 100 सैंपल डालो, तो उसमें 95 जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में गुड कैलिब्रेटेड हो और उसमें टेस्ट करें, तो इसका 95% इस वैल्यू को 5 न्यूटन पर mm² से अधिक या इसके बराबर कम से कम वैल्यू देगा, तो वो उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहलाएगी। इसी तरह जितने भी ग्रेड के हमने कंक्रीट लिखे हैं हायर ग्रेड के, जैसे 25 है, तो इसके क्यूब का जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है वो 25 न्यूटन पर mm² है। इसी तरह से 30 है तो 30, 35, तो इनके सबके अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जिसको हम लोग FCK से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, FCK से। दिस इज अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो यहां पर जैसे 5 है तो 5 न्यूटन पर mm², ये है तो 7.5। इसी तरह से आपके सारे जितने भी ग्रेड कंक्रीट हैं, सबका ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। अब यहां देखने की बात है, इसमें जो ग्रेडिंग किया गया है, तो इसमें आप ये देखो कि M5, M75 ये लीन कंक्रीट है। अब हम आप जानना चाहेंगे लीन कंक्रीट क्या है, और इसको ऑर्डिनरी कंक्रीट कोड ने किया है, और इससे 55 तक जो जाएंगे ये हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट में डिफाइन कर दे रहे हैं, और इनको STD स्टैंडर्ड कंक्रीट में कर सकते हैं। और M55 से 60 से ऑनवर्ड जो हम MAP या और भी हायर बनाएंगे, वो आपकी हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाएगी। तो इस तरह से कैटेगराइज करने में जो हमारे पास कंक्रीट है, उनको हम लीन कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट में और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में डिफाइन कर सकते हैं, इनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये लीन कंक्रीट है, ये हमारे लिए यूज में स्ट्रक्चरल वर्क के लिए नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, वो कोड के प्रोविजन के हिसाब से, चूंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है या तब चीजें हो गई हैं, तो पहले तो हम M15 और कोड में 78 तक यूज करते थे कि स्ट्रक्चरल वर्क के लिए M15 तक हम लोग यूज कर लेते थे, ये वाली पीरियड। लेकिन अभी क्या है, अभी कोड ने रिकमेंडेशन किया है कि स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चरल वर्क और स्ट्रक्चरल कंक्रीट यू कैन से
structural concrete above M20 onward, M20 onward ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, M20 से नीचे नहीं जाओगे। तो यहां पर क्या है, जैसे हम लोग लीन कंक्रीट की बात करें तो उसको बोलते हैं बेस कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लीन कंक्रीट, बेस कंक्रीट, या समटाइम अगर लाइम यूज करें तो लाइम सीमेंट कंक्रीट। तो ये कंक्रीट क्या होता है, फाउंडेशन के बेस में, वाल के नीचे या किसी भी फाउंडेशन के नीचे हम इस कंक्रीट को ले करते हैं। इनका थिकनेस क्या हो सकती है, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची। ये डिजाइन पर निर्भर करेगा, जो हम लोग दैट इज मॉडल रेशियो के हिसाब से कि कितनी थिकनेस हम लोगों को चाहिए, तो वो थिकनेस हम लोग के हिसाब से इस नीचे का लेयर। तो इसका फायदा क्या है, बेस कंक्रीट का फायदा ये है कि हम इसमें यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। सब जो बेस है उसको, बेस को हम लोग लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमें यूनिफॉर्म चाहिए, जिससे लोड ट्रांसफर। तो यहाँ पर ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट या बेस कंक्रीट यूज करते हैं। तो जनरली ये फाउंडेशन के नीचे ये दोनों यूज कर रहे हैं। ये जो ग्रेड है वो कॉलम के बेस में यूज कर ले रहे हैं, हम कॉलम के बेस में यूज कर रहे हैं। और ये नॉन स्ट्रक्चरल टाइप की जो बिल्डिंगें हैं, जैसे विलेजेस वगैरह में या इस तरह के हैं, तो वहां पर ये M15 वगैरह का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज M20 ऑनवर्ड हम लोग सीमेंट कंक्रीट को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट है, क्योंकि जैसे लीन कंक्रीट है तो लीन कंक्रीट में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीन कंक्रीट का मतलब ये हुआ कि आपकी नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, उनकी साइजेस, जैसे फाइन एग्रीगेट है तो आप सैंड का महीन जो है जोन, जैसे आपका सैंड का जोन 1 से लेके जोन 4 तक है, तो जोन 1 तो कोर्सर है, उसके बाद महीन होता जाता है। तो ये थर्ड जोन या 4th जोन की सैंड हम इस्तेमाल करें, जिसकी कॉस्ट इकोनॉमी जो है, जैसे कॉस्ट वाइज कम है। जैसे हम हायर जोन की तरफ जाएंगे जो कोर्सर है तो वो महंगी मिलेगी, और ये जो जोन 3rd है वो लोकली अवेलेबल सैंड के हिसाब से जो रिवर वगैरह है उनके इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि इनकी टेस्टिंग में हमें उसके स्टैंड पे करती है। दूसरा फाइन एग्रीगेट बाद जो कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, उनकी साइज हम लोग 40 mm यूज कर सकते हैं, 40 से 80 mm भी हो सकता है, बिगर साइज हो सकती हैं, या बोल्डर्स वगैरह भी हो सकते हैं। इस तरह की साइज का हम लोग इसमें, दैट इज साइज जो है आपका 40 ऑनवर्ड ऊपर की ओर है। तो यहां तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं 148 तक, इसमें ये साइज यूज करेंगे। M10 में थोड़ा साइज को हम 20 mm में ले आएंगे। तो यहां पर जैसे स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो ये हम यूज कर रहे हैं वो 20 mm साइज के ग्रिट होंगे, 20 mm साइज के। और हायर में चले जाएंगे तो जहां पर ज्यादा कंजक्शन है वो 10 mm साइज के ग्रिड को हम इस्तेमाल करें। इस तरह से आप देखोगे जो नॉन इंपॉर्टेंट कंक्रीट है उनके लिए हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का जो सबसे महीन है 3rd और 4th में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोर्स एग्रीगेट के जो साइजेस बड़े हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे रिवर की पिचिंग है, साइड प्रोटेक्शन है, इन सब काम करने के इस तरह की कंक्रीट यूज करेंगे तो इनकी साइजेस जो है मैक्सिमम हम लोग यूज करें। जनरली ये बताया जाता है कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो मैक्सिमम जो साइज यूज कर सकते हैं 1/4 मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के जो मिनिमम, सपोज करो 300 mm बाई 400 mm का कॉलम है आपका, तो इसमें आपका 300 mm मिनिमम साइज है, तो इसका 1/4 जनरली 75 mm हुआ। तो 75 mm तक की साइज मैक्सिमम जो एग्रीगेट की साइज आप यूज कर सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में, वो 1/4 ऑफ द मिनिमम साइज ऑफ द स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, कोड प्रोवाइड करता है। अदरवाइज हम लोग एग्रीगेट्स में जो कोड के हिसाब से मैक्सिमम जो वैल्यूमेट्रिक प्रेजेंटेशन हो सकता है वो
जितना आप कंक्रीट डाल रहे हैं उसका 20% तक आप यूज कर सकते हो। 20% में आप एज बिगर 160 mm या उससे ऊपर के प्लम यूज कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूमेट्रिक प्रेजेंटेशन 100 दैट इज 20% से अधिक ना होने पाए। बाकी और कणाएं उससे छोटे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो साइज है आप जब ज्यादा इसके हिसाब से 20% इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज प्रोविजन ऑफ कोड। अब हम चलते हैं कि ये सीमेंट कंक्रीट का इस तरह से करेक्टरिस्टिक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको लीन कंक्रीट, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रेड में हम लोग 10, 15, 20 को कर रहे हैं। 25 ऑनवर्ड 55 तक हमको स्टैंडर्ड कंक्रीट कह रहे हैं। और इसके बाद ये 60 या 60 ऑनवर्ड को हम लोग हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर जो हम पाएंगे कोर्स एग्रीगेट वो लेसर इकोनॉमी के हिसाब से इनकी कॉस्ट कम है। यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं इन सब के लिए 20 mm या जब हायर साइज आ रही है तो 10 mm के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। इसकी वजह है कि सरफेस एरिया हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा सीमेंट उनसे उनकी सरफेस को कवर कर सके, जिससे हमारी स्ट्रेंथ अधिक आए। इसलिए हम यू रिड्यूस दी साइजेस ऑफ एग्रीगेट। बस ये लेक्चर अभी यहाँ तक हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बस यहीं तक अभी रखते हैं। इसके बाद आप लोगों को अगर ये पसंद आए इस वीडियो को आप देखिएगा, अगर कोई सुझाव हो बताइएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर 2 में, जो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।